हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं, दैट इज़ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन के बारे में हमें बातें क्या क्या करनी है, कैसे हम जानेंगे कि खिलाफत आंदोलन को हमने पूरा पढ़ लिया। तो खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में सबसे पहली बात जो हमें करनी है वो है खिलाफत आंदोलन का, खिलाफत मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या रहा, कैसे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। दूसरी चीज़ जो हमें जाननी है वो ये है कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से लोग इसके साथ जुड़े रहे, क्या क्या इंसिडेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसका क्या रिजल्ट आया, क्या ये अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा या ऐसे ही ख़त्म हो गया, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ आगे के इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पर, क्या प्रभाव डाला इसने आगे के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर और संपूर्ण भारत के आंदोलन पर क्या प्रभाव डाला। इतनी सारी बातों पर हमें चर्चा करनी है। हम सबसे पहले बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो बैकग्राउंड में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप देखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में 1915 से लेकर 1922 ये पीरियड बहुत ही घटनाओं से भरा हुआ है। 1915 के बाद लगातार बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, 1922 तक होती जा रही हैं। अगर आप 1915 से 1922 के बीच की घटनाओं की स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत कॉमन चीज़ मिलेगी आपको, वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जितना भी इस बीच में डेवलपमेंट हो रहा है इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का, उसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मुद्दा रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध कहीं ना कहीं मुद्दा रहेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये लड़ा गया था 28 जुलाई 1914 से लेकर 3 सितंबर 1918 के बीच में, है ना। इन सालों के, इन समय के बीच में ये वॉर लड़ा गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वास्तव में दो ग्रुप ऑफ नेशंस थे जिनके बीच में लड़ा गया। एक को हम कहते हैं एलाइड पावर्स और दूसरे को हम कहते हैं, एक ग्रुप था पावर्स का जिन्हें हम एलाइड पावर्स कहते हैं और दूसरा था जिन्हें हम सेंट्रल पावर्स कहते हैं। तो इट वॉज फॉट बिटवीन एलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर में कौन कौन से नेशन आ रहे थे? एलाइड पावर में सबसे पावरफुल नेशन कौन था? ब्रिटेन था। ब्रिटेन के अलावा फ्रांस था, रसिया था, इटली था और जापान था। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन से देश थे? सेंट्रल पावर्स में सबसे मेन रोल जिसका था पूरे युद्ध में वो था जर्मनी। जर्मनी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार रहा। तो जर्मनी, दूसरा है ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इसके अलावा बुल्गारिया और सबसे महत्वपूर्ण जिसकी हमें आज चर्चा करनी है दैट इज ऑटोमन एम्पायर, है ना। तो ये जो है पक्ष हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करी। पहले वर्ल्ड वॉर में एक पावर थी जिसे आप एलाइड पावर्स कहते हैं और एलाइड पावर्स में कौन आया? एलाइड पावर्स में आए 4 देश महत्वपूर्ण, और इनके अलावा सेंट्रल पावर्स में ये रहे। इनके बीच में 28 जुलाई 1914 से लेकर 3 सितंबर 1918 के बीच में लड़ाई हुई। इसी महायुद्ध को प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। और भारत में 1915 से 1922 के बीच में जो भी घटनाक्रम घटित हुए उन सब पर कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत गहरा प्रभाव रहा। हमें थोड़ी बात 2 शब्दों में समझ लेना चाहिए कि भैया ऑटोमन एम्पायर क्या है, ये नया शब्द कहाँ से आ गया ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर का सेंटर क्या था? तो ऑटोमन एम्पायर का सेंटर था तुर्की, है ना। तुर्की को कहा जाता है यूरोप का रोगी। हुआ कुछ यूँ था कि जब इस्लाम के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो इस्लाम सऊदी अरब से फिर एक्सपेंशन उसका स्टार्ट हुआ और सऊदी अरब से चल के फिर वो वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका, यूरोप,
एशिया के बाकी हिस्सों में, पूर्वी एशिया, इन सब हिस्सों में उसने फैलने का प्रयास किया। इसी क्रम में इसने जो है तुर्की में भी अपना विस्तार किया। यूरोप में जाने के क्रम में इसने तुर्की में अपना विस्तार किया। तुर्की में जो जनजातियां रहती थी, टर्किश ट्राइब्स जो रहती थी, ये अब तक जो भी इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ था उसमें तुर्की सबसे ताकतवर हुआ। तुर्की में जो जनजातियां थीं वो सबसे लड़ाका जनजातियां साबित हुई और इस्लाम के प्रचार में उनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर आप भारत के संदर्भ में देखते हैं तो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो लंबे समय तक भारत में सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन तुर्कों ने आक्रमण किया भारत में, तो फिर देखिए आप मोहम्मद महमूद गजनवी से लेकर और फिर 1526 तक भारत पे तुर्कों और अफगानों ने शासन किया। इसके बाद फिर मुगल आए। तो तुर्कों के आने से पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रचार में बहुत गति आई और तुर्कों के नेतृत्व में एक बहुत बड़े इस्लामिक एम्पायर का गठन हुआ, जिसे ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है, जिसका केंद्र तुर्की था। और तुर्की के अलावा जैसे इजिप्ट बोले तो मिस्र, इसके अलावा लेबनान के अलावा फिलिस्तीन जिसे आप कहते हैं, है ना, पैलेस्टाइन, और इसके अलावा जो है इराक, है ना, सऊदी अरेबिया, ये सब जो हिस्से रहे ये सब इनके नियंत्रण में आ गए, है ना। तो ये किसके नियंत्रण में आ गए? तुर्की के नियंत्रण में आ गए। और इन्हीं सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाने लगा? ऑटोमन एम्पायर। और ये बनना कब स्टार्ट हुआ और कब बना? ये 1299 में, और 15वीं 16वीं 14वीं सेंचुरी में, 14, 15, 16 सेंचुरी में ये वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड था। तो दुनिया के बहुत बड़े एम्पायर्स में से एक था और भारत दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर इसका नियंत्रण था। बहुत प्रॉस्पेरस एम्पायर था। तो ये बात रही, थोड़ा सा परिचय मिल गया आपको ऑटोमन एम्पायर का। अब अगली बात आप ये जान लीजिए कि जो किंग ऑफ ऑटोमन एम्पायर होता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कैलिफ कहा जाता था या खलीफा कहा जाता था। और जो कैलिफ होता था, जो खलीफा होता था, ये एक होली मैन होता था, एक पवित्र व्यक्ति होता था। और ये माना जाता था कि ये जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी है। जो भी खलीफा के पद पे रहता था, और ये आप यूँ कह लो कि जो तुर्की का सुल्तान होता था वही खलीफा माना जाता था। और खलीफा का ओहदा क्या होता था, खलीफा का पद क्या होता था? तो खलीफा एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति समझा जाता था और ये समझा जाता था कि ये पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी है और पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा जो भी शिक्षा दीक्षा दी गई है उसका एकमात्र व्याख्याता है। इसके मुंह से जो भी निकलेगा वो इस्लामिक कानून माना जाएगा। और जहां पर भी इस्लामिक एम्पायर होगा, कोई भी इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति कहीं भी शासन कर रहा होगा, तो ये माना जाएगा कि वो खलीफा के अधीन शासन कर रहा है, भले ही वो डायरेक्टली खलीफा के नियंत्रण को स्वीकार करता हो या ना करता हो। जब वो वहां शासन कर रहा था तो भारत में उस समय बहुत सारे मुसलमान शासन कर रहे थे और वो मानते थे कि खलीफा उनका शासक है और ये खलीफा के प्रतिनिधि हैं। तो पूरे इस्लामिक जगत को माना जाता था कि वो खलीफा का साम्राज्य है। मतलब इसका ये हुआ कि खलीफा कौन था? राजनैतिक धार्मिक प्रमुख होता था। किसका? पूरे इस्लामिक जगत का। बहुत सम्मानजनक पद था। अब स्टोरी आगे बढ़ती है, कथा आगे बढ़ती है और इस कथा में आता है प्रथम विश्व युद्ध। अभी तक तो ये यहाँ तक बात थी खलीफा, बहुत खलीफा है, आदमी बोलता है ना बहुत बड़े खलीफा नहीं बनो। तो बहुत बड़े खलीफा नहीं बनो का मतलब यह है कि खलीफा है तो खलीफा बहुत बड़ा आदमी था। तो यहाँ तक तो कथा ठीक थी। अब कथा में आगे ट्विस्ट क्या आया कि खलीफा के विरुद्ध बीच में इटली लड़ा था 1911 में ऑटोमन एम्पायर के विरुद्ध। ग्रीस का संघर्ष हुआ था 1912-13 में, बाल्कन युद्ध हुआ था जिसके कारण से इनको जो है इनका विरोधी होना पड़ा। तो ऑटोमन एम्पायर और इनके बीच में लड़ाई हुई और इस युद्ध में सेंट्रल पावर्स की क्या हुई? सेंट्रल पावर्स की हार हुई। और ये गड़बड़ा गई बात। जब इनकी हार हुई तो अलग विजेता राष्ट्रों ने पराजित शक्तियों के साथ संधि करना चाहा। और विजेता जब पराजित के साथ संधि करता है तो आप समझ लो कि कैसी करता होगा। जर्मनी को तो बर्बाद ही कर दिया
और जर्मनी को कुछ इस कदर बर्बाद कर दिया, या यूं कह लो कि जर्मनी को बर्बाद नहीं किया बल्कि जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार कर दिया कि भाई अभी देखो बात पूरी नहीं हुई है, मिस्टर जर्मनी तुमने पहला विश्व युद्ध छेड़ा था लेकिन उसमें हमने तुम्हें हरा दिया, अब तुम दूसरे की तैयारी करो। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है, जिसे आप वर्साई की संधि कहते हैं, एक्चुअल में वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है वो जर्मनी को एड्रेस कर रही है और जर्मनी से कह रही है, जर्मनी के लोगों से कह रही है कि देखो पहले विश्व युद्ध में तो हमने तुम्हें हरा दिया, अब तुम दूसरे की तैयारी करके देख लो। इतनी अपमानजनक संधि थी, जर्मनी से सब कुछ छीन लिया, सेना छीन ली, उसकी उपनिवेश छीन लिया, बहुत अपमानजनक रहा। और जर्मनी के बाद अगला नंबर किसका था? ऑटोमन एम्पायर का था। यहाँ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ था और यहाँ क्या होना था? ट्रीटी ऑफ सीवर्स होनी थी, सीवर्स की संधि होनी थी। और ये था उस संधि में कि जो भी नॉन टर्किश एरियाज हैं खलीफा के नियंत्रण में, उन सबको क्या किया जाएगा? उन सबको मित्र राष्ट्रों द्वारा ले लिया जाएगा। अब एक और बात समझिए, एक विचारधारा होती है जिसे हम कहते हैं पैन इस्लामिज्म, है ना। पैन शब्द लग जाने से उसका मीनिंग बदल जाता है। सर्ब इस्लामवादी विचारधारा, सर्ब इस्लामवादी विचारधारा का मतलब होता है, जैसे पैन जर्मनिज्म आया, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओरिजिन का कारण क्या है? पैन जर्मनिज्म, सर्ब जर्मनवाद, वैसे ही सर्ब इस्लामिकवाद आया। सर्ब इस्लामिकवाद ये कहता है कि भाई आप जहाँ रहते हो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कहाँ मुसलमान रहता है। जैसे आज भी आप देखेंगे कि इंडिया में एक समस्या है इस तरह की पैन इस्लामिज्म की, कि वो लगभग सभी धर्मों में रहती है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन नेपाल में, पाकिस्तान में कहीं भी हिंदू धर्म के साथ अन्याय होता है तो आप अपने कानूनी प्रावधानों में उनके लिए जगह बनाते हैं। अभी जैसे अपने यहाँ CAA आना था, NRC आना था, तो आपने कहा कि भाई हिंदू कहाँ जाएगा? तो आएगा यहाँ, भारत आएगा। जैसे इजराइल क्या करता है, कहीं भी यहूदी है तो वो अपना नागरिक मानता है। तो वो जो पैन इस्लामिज्म है, पैन हिंदुइज्म है, पैन क्रिश्चियनिज्म है, और पैन सभी धर्मों में ये भाव रहता है, हर व्यक्ति में ये भाव रहता है। तो एक विचारधारा थी जिसका नाम, जिसे हम कहते हैं पैन इस्लामिज्म। पैन इस्लामिज्म ये मानता है कहीं का भी मुसलमान हो, वो मानेगा कि खलीफा उसका सबसे बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़ा व्यक्ति है, और खलीफा के साथ किया गया अन्याय उसके साथ किया गया अन्याय माना जाएगा। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजी सेना में भर्ती होने से मना कर दिया। मना करने का रीजन ये था कि अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हेल्प करते हैं तो ब्रिटेन को हेल्प करते हैं, मतलब कि ऑटोमन एम्पायर के विरुद्ध लड़ेंगे आप, और अगर कोई मुसलमान अपने खलीफा के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है तो ये धार्मिक मूल्यों के विरुद्ध हो जाएगा और ये गलत बात मान ली जाएगी। इसलिए लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्य की सेना में शामिल होने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों से वादा किया, भारतीय मुसलमानों से वादा किया कि अगर वो इस युद्ध में जीतते हैं तो तुर्की के खलीफा के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और आप हमारा युद्ध में साथ दीजिए। लेकिन वो माने नहीं, वो अपनी शर्त पर रुके नहीं रहे और आगे सीवर्स की संधि के द्वारा नॉन टर्किश एरियाज को मित्र राष्ट्रों ने अपने में ले लिया। इसी का विरोध करने के लिए भारत में एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या पृष्ठभूमि रही इस आंदोलन के प्रारंभ होने की। अब बात यह है कि ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन से लोग इसके साथ जुड़े रहे, क्या क्या घटनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो जरा इसको भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले अगस्त 1919 में इस आंदोलन की आधिकारिक रूप से शुरुआत की गई। 31 अगस्त 1919 को इस आंदोलन की आधिकारिक रूप से शुरुआत की गई और इनमें दो बातें कही गई थी कि टर्की का जो डिवीज़न है वो ना किया जाए और जो भी खलीफा का पद है और खलीफा की जो गरिमा है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। इन दोनों मांगों के साथ ये आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसमें दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी जिन्हें हम अली ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। अली ब्रदर्स नाम सुना ही होगा आपने। अली ब्रदर्स में दो थे, एक थे शौकत अली, ये छोटे भाई थे, और इनके बड़े भाई थे मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ये दो मेन प्लेयर्स थे इस मूवमेंट के, इस आंदोलन के। इसमें से जो मोहम्मद अली साहब थे
इनका एक समाचार पत्र था जिसका नाम था कामरेड। कामरेड नाम से एक समाचार पत्र निकाला, उसके माध्यम से इन्होंने इसका प्रचार करना शुरू किया। तीसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लीडर निकले इसमें, और इन्होंने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 2 समाचार पत्र संपादित किए, एक का नाम था अल हिलाल और एक का नाम था अल बिलाग। अल हिलाल और अल बिलाग, इसमें से जो अल हिलाल था ये वो समाचार पत्र था जिसमें सबसे पहले खलीफा के समर्थन में लेख लिखा गया और खलीफा का समर्थन देने का वादा किया गया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, मोहम्मद अली, दे आर मेन लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगस्त 1919 में इन लोगों ने इस आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत की और इस तरह से समाचार पत्रों के माध्यम से, पर्चों के माध्यम से, छोटी सभाओं के माध्यम से, मुस्लिम धर्मगुरुओं के माध्यम से इस आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया, खलीफा के समर्थन में एक माहौल बनाने का प्रयास किया। और इसी को और प्रभावी बनाने के लिए सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत कमेटी बनाई गई। अब एक बात आप यहाँ और समझते चलिए कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हो चुका है। पीछे हम लोग शायद बात किए भी हैं इससे पहले की वीडियो में, है ना। आप इसके पहले की भी वीडियो देखिएगा तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। हालांकि इस आंदोलन में मुस्लिम लीग नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। तो ये समझौता क्या था कि आंदोलन हम संगठित करके चलाएंगे। दूसरी बात, 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के जो भी आप समझ लें, उसके पश्चात अंग्रेजों की एक नीति थी, दैट वाज डिवाइड एंड रूल, है ना। और जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी इसको भी हमें फेल साबित करना था और अंग्रेजों को इस पर भी हमें कमजोर करना था, इसलिए भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करी गई इसमें। और चूंकि मुसलमान कम संख्या में थे, उनको हिंदुओं के मदद की जरूरत थी, हिंदुओं के पार्टिसिपेशन की जरूरत थी, इसलिए भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की ओर देखा। और हिंदुओं को भी जरूरत थी मुसलमानों की, या यूं कह लो कि पूरे भारत को एकजुट होने की जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ, और लोगों ने इसको मौके के रूप में देखा। तो जब खिलाफत कमेटी का एक अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ 17 अक्टूबर 1919 में, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी आप जानते रहिएगा, खिलाफत डे के रूप में मनाया गया, खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया, आप इसको भी समझते रहिएगा। तो खिलाफत दिवस मनाया गया। और जब अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक की नौबत आई 23 नवंबर 1920, है ना, 1919, 23 नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। और इस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी में बहुत सारे मुस्लिम्स ने भाग लिया, और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी में बहुत सारे मुस्लिम्स ने भाग लिया। इसकी सबसे पहला अध्यक्ष दिल्ली में आयोजित किया और फजल अली इसके एक दिन के अध्यक्ष बनाए गए, या यूं कह लो कि इंटरिम चेयरमैन बनाए गए। और अगले ही दिन 24 नवंबर 1919 को इसका अध्यक्ष बना दिया गया गांधी जी को। अब आप सोच रहे होंगे कि गांधी जी को भाई क्यों बना दिया और गांधी ने अध्यक्षता स्वीकार भी क्यों करी। तो यहाँ पर 2-3 बातें आप क्लियर कर लें। एक तो गांधी 1917 से छोटे मोटे आंदोलन चलाते चले आ रहे हैं। चंपारण चलाया, अहमदाबाद चलाया, खेड़ा चलाया, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन चलाया, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और भारत के लोगों में एक आक्रोश का भाव था। और गांधी वॉज ट्राइंग कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमको चलाने को मिले और हम पूरे देश को एक संगठित कर सकें। बाकी के इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिए कि हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को डिनाई करना था, अंग्रेजों को समझाना था कि आपकी नीति हम पर चल नहीं रही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, हिंदू मुसलमानों के बीच जो समझौता हुआ था राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, वो भी जरूरी था। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता को स्वीकार किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। खिलाफत कमेटी की बैठक जब 24 नवंबर 1919 को हुई तो ये सारी मांगें प्रस्तुत की गई अंग्रेजी हुकूमत के सामने कि आप भाई हमारी मांगों को मानिए
और दिसंबर 1919 में 24 नवंबर को ये सारा हुआ, दिल्ली में बैठक हुई। और दिसंबर 1919 को, जैसा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले ही तय हुआ था कि बैठक कहाँ होगी कांग्रेस की, तो ये तय हुआ था कि 1919 का कांग्रेस सेशन अमृतसर में होगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रदर्शन के लिए, अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए, अंग्रेजों के मन में जो डिवाइड एंड रूल के प्रति श्रद्धा का भाव था उसको तोड़ने के लिए अमृतसर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक हुई। कांग्रेस और खिलाफत कमेटी की संयुक्त बैठक हुई। तो अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय हुआ और यहीं पर एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बनाए गए मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई और उसको ब्रिटेन भेजा गया इन मुद्दों पर बात करने के लिए जिन पर खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था। जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल गया वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज से मिला, वहाँ के पार्लियामेंट में बात किया, लेकिन कोई भी मुद्दा नहीं निकला। और मई 1920 में सीवर्स की संधि हो गई, है ना। मई 1920 में सीवर्स की संधि हो गई और इस सीवर्स की संधि ने सब खेल बिगाड़ दिया। और अब इस आंदोलन को इस तरह से चलाने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब आंदोलन को अधिक जुझारू होने की आवश्यकता थी, अधिक प्रभावी होने की आवश्यकता थी, जिसके लिए जून 1920 में 20 जून 1920 को अखिल भारतीय ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। ये कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई और गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसी मीटिंग में नॉन कोऑपरेशन शब्द का प्रयोग किया गया, नॉन कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया, नॉन कोऑपरेशन का प्रस्ताव पास किया गया। अब देखिए यहाँ से नॉन कोऑपरेशन आ गया और अभी ये बहुत बड़े आंदोलन में चेंज हो जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। तो अभी क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन आ गया। कहाँ आ गया? 20 जून को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद बैठक में नॉन कोऑपरेशन की बात आप करने लगे। फिर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बहुत सारा फतवा जारी किया कि भाई आपको नॉन कोऑपरेशन करना है। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? हम अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार करें, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें, अंग्रेजी इंस्टीट्यूशंस का बहिष्कार करें, अंग्रेजी विचारों का बहिष्कार करें, स्कूलों का बहिष्कार करें, अदालतों का बहिष्कार करें, है ना। बहुत सारा मैसिव बायकॉट, सब चीज़ों का बायकॉट। नॉन कोऑपरेशन मीन्स बायकॉट ऑफ इंग्लिश आइडियाज, इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस, इंग्लिश क्लॉथेज, जो भी उनके द्वारा और दूसरी चीज़ें यहाँ लाई जा रही थी उन सब का बायकॉट किया जाना है। और बहुत मैसिव लेवल पे, जितने मैसिव लेवल पे पॉसिबल होगा उतने मैसिव लेवल पे किया जाना है। तो बहुत सारा इसका इम्पैक्ट आएगा। और ये रहा कि नॉन कोऑपरेशन ये रहा कि खिलाफत आंदोलन ने नॉन कोऑपरेशन करना शुरू किया। और फिर देखिए आप, जून में नॉन कोऑपरेशन इलाहाबाद में पास हो रहा है और अगस्त में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलने लगा, है ना। तो अब इस बीच में गांधी क्या कर रहे हैं? इस बीच में गांधी भारत के बाकी लोगों को इस बात के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप भी नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करिए। तो आगे अगर आप कोई किताब पढ़ेंगे इस तरह की तो उसमें आप देखेंगे कि लिखा रहता है खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या ऐसे लिखा रहता है कि खिलाफत असहयोग आंदोलन। इसको ट्विन मूवमेंट कहा जाता है। इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, दैट इज ट्विन मूवमेंट, जुड़वा आंदोलन। तो भैया जुड़वा आंदोलन है ना, तो ट्विन मूवमेंट चलाइए और दोनों एक में हो गया। लेकिन ऐसा हुआ कि आगे चलकर असहयोग और खिलाफत आंदोलन के मध्य कुछ दूरियां बढ़ी, क्योंकि खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ हिंसक घटनाएं हुई, कुछ सांप्रदायिक घटनाएं हुई, जिनके चलते फिर दोनों में थोड़ा सा दूरियां बढ़ गई और दोनों आंदोलन अलग अलग हो गए। और उस बीच में कुछ चेंजेस तुर्की में आए। वहाँ मोहम्मद कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा नाम के एक बहुत ही एडवांस लीडर हुए, जिन्होंने वहाँ पर रिवॉल्यूशन कर दी। और जो महमद षष्ठ थे, महमद छठे थे,
जो कि वहाँ के खलीफा थे उनको पदच्युत करके उनको वहाँ से हटाकर और उनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को खलीफा बनाया और अंततः उनको भी हटाकर वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूलिंग लागू कर दी और सारा बहुत बड़े पैमाने पर रिफॉर्म कर दिया। आजकल देखो तुर्की फिर से चर्चा में है। और आजकल तुर्की चर्चा में क्यों है? आजकल तुर्की चर्चा में है फंडामेंटलिज्म के कारण। और फिर से फंडामेंटलिस्ट आइडिया की ओर आगे बढ़ रहा है, जबकि जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे वो अपने युग के सबसे एडवांस व्यक्ति थे। उन्होंने रोक लगा दी कि कोई मोहम्मद के नाम से नाम नहीं रखेगा, किसी भी तुर्की के किसी भी शहर का नाम इस्लाम पे नहीं रखा जाएगा। और आपने देखा होगा कि वहाँ के शहरों के नाम अंग्रेजी में हैं, इस्लाम के नाम पे नहीं। दाढ़ी बढ़ाने पे रोक लगा दी, इस्लामिक परिधानों पे रोक लगा दी। बहुत ही एडवांस लीडर हुए। तो इस तरह से करके फिर जब सब कुछ वहीं बदल गया, खलीफा रह ही नहीं गया, तो फिर खलीफा का कोई मतलब नहीं, खिलाफत आंदोलन का कोई मतलब नहीं बचा, है ना। तो ये रहा रिजल्ट भी आप देख ही लेगी, कोई मतलब नहीं रह गया, वो अपने आप से समाप्त हो गया। अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पे, है ना। मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आएगा तो आपको इन सारे बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी बातें करनी होंगी, है ना। छोटे मोटे क्वेश्चंस आते रहेंगे यहाँ से। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभावों पे अगर हम चर्चा करें तो देखिए, एक तो सबसे पहला प्रभाव क्या हुआ, यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, है ना। इंटीग्रिटी, यूनिटी जो भी आप कहना चाहें, ये नेशनल इंटीग्रिटी में वृद्धि हुई, है ना। बहुत बड़ा पॉइंट आपको मिला। नेशनलिज्म बढ़ा, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में, जो कि अभी तक क्या मानता था कि उसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं लड़ना है, अंग्रेज़ों का साथ देना है। तीसरा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत में जो है वो इसी की देन है। ये नहीं होता तो शायद नॉन कोऑपरेशन थोड़ा और हो सकता है आगे जाता, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसी की देन है। तो ये सारे इसने फ़ायदे पहुंचाए और जो है नॉन कोऑपरेशन को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका इसकी भी रही, है ना, बहुत बड़ी। अगर पहले वाली जैसी सिचुएशन होती कि भाई मुस्लिम्स जो है वो कांग्रेस के मूवमेंट का बायकॉट करेंगे, कांग्रेस के मूवमेंट का विरोध करेंगे, तो स्थिति बिगड़ सकती थी या कम सफल होता नॉन कोऑपरेशन। लेकिन जब उन्होंने सपोर्ट किया तो नॉन कोऑपरेशन सफल हुआ। तो नॉन कोऑपरेशन सफल हुआ, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और वो है कि इसने कम्युनलिज्म को कैसे बढ़ाया, है ना, कम्युनल आइडिया को कैसे बढ़ाया। तो कम्युनलिज्म जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान। तो भैया कम्युनलिज्म जो है वो कोई एक बात नहीं है या किसी एक कारण से भारत में नहीं आया, उसके बहुत सारे कारण रहे। हम बहुत सारे कारणों पर चर्चा अभी करने के मूड में नहीं है और हमारे पास तो टाइम नहीं है, और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे संप्रदायवाद पर। लेकिन संप्रदायवाद के विकास में इसकी क्या भूमिका रही, खिलाफत मूवमेंट की, ये तो हमें यहीं पर चर्चा करनी चाहिए। तो खिलाफत आंदोलन की क्या भूमिका रही? बड़ी खतरनाक भूमिका साबित हुई। बहुत गड़बड़ हुआ खिलाफत आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन में गड़बड़ क्या हुआ कि इश्यू कैसा था, ये इंटरनेशनल था, नेशनल था नहीं ये इश्यू, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है कि इंटरनेशनल होने के साथ साथ, इंटरनेशनल इश्यू होने के साथ साथ ये एक रिलीजियस इश्यू था। आप आंदोलन किस लिए चला रहे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस का मूवमेंट क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट को आप कह रहे हैं इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल भैया कैसे, कहाँ किसके लिए लड़ा जा रहा है? रिलीजियस इश्यूज पे लड़ा जा रहा है और इंटरनेशनल इश्यूज पे लड़ा जा रहा है। ये बात थोड़ा सही नहीं लग रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आप जो है जिस रिलीजन के लिए लड़ रहे हो, ये किसके लिए लड़ रहे थे, कौन से रिलीजन के लिए? इस्लाम के लिए, है ना। अब जब इस्लामिक लोग जो इंडिया में हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को लीडर किया, जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, या जिन लोगों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, उनके दिमाग में अनायास एक बात चली गई कि
उनके रिलीजियस सेंटीमेंट से जुड़े हुए मुद्दे राष्ट्र से ऊपर हैं, नेशन से ऊपर हैं, भले ही वो कहीं के भी मुद्दे हों। अगर हमें इस्लाम के रिलीजन से जुड़ा हुआ भी कोई मुद्दा उठाना होता तो कम से कम वो नेशनल होना चाहिए था। यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया कि एक इंटरनेशनल इश्यू पर, रिलीजियस इश्यू पर, एक इंटरनेशनल रिलीजियस इश्यू पर भारत के मुसलमानों को समर्थन देकर भारत के मुसलमानों को ये कह दिया कि भाई तुम्हारे मुद्दे, या हम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इतने ज़्यादा उतावले हैं, या हम इतना ज़्यादा चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता को कि हम आपकी हर बात को मान लेंगे। और अनजाने में ही भारत के मुसलमानों में ये संदेश गया कि उनके रिलीजियस इश्यूज जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर हैं। और जब इनके मन में ये बात गई कि भाई उनके रिलीजियस इश्यूज नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर हैं, तो आप देख लो उसका रिजल्ट क्या हुआ। उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने हमेशा रिलीजियस इश्यूज को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखा, और रिलीजियस इश्यूज को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखने का रिजल्ट आपको कैसे आया? पार्टीशन के रूप में आया, भारत के विभाजन के रूप में आया। तो वो कहीं ना कहीं, हालांकि ये एकमात्र कारण नहीं है। हम बात कर रहे थे ना कि कम्युनलिज्म पे हम बात करें तो कम से कम 1-1.5 घंटे का पूरा लेक्चर रहेगा उस पे, कम्युनलिज्म पे, तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आप एक भारत में टेंडेंसी देखेंगे कि दो चीजें एक साथ बढ़ी हैं भारत में, है ना। वो क्या है? नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म। तो जब आप देखते हैं कि भाई एक साथ दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि जो लोग नेशनलिज्म बढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें लैक कर रहे हैं, जिसके कारण से, क्योंकि नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म क्या है? दोनों एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं हैं। अगर नेशनलिज्म पूरी ताकत से आता तो कम्युनलिज्म नहीं आ पाता, लेकिन कम्युनलिज्म है, इसका मतलब कि नेशनलिज्म की ताकत थोड़ा कम है। और जो लोग नेशनलिज्म की झंडाबरदारी कर रहे हैं, जो लोग राष्ट्रवाद की झंडाबरदारी कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं कुछ रह जा रहा है, जिसके कारण से कम्युनलिज्म भारत में बना हुआ है। और क्या क्या चीजें रह जा रही हैं, अगर उनका बारीकी से एनालिसिस करिएगा तो ये सारे मुद्दे आपको समझ में आएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको देखा कि जो आपका खिलाफत मूवमेंट है उसने कैसे भारत के आगे के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, किस बैकग्राउंड में हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, परिणाम क्या रहा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने खिलाफत मूवमेंट को समझा। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर खिलाफत मूवमेंट में आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ कि आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत सारा शेयर करिए, ताकि ये प्रेरणा मिले इस काम को आगे बढ़ाने की। नमस्कार।